सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर्य संस्कृत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण के प्रमुख भाग संधि। जैसा कि आप सभी अपना सिलेबस जानते होंगे, तो ये देखिए लिखा हुआ है पाठ्यक्रमः और 4 अंक, यानी जो संधि के प्रश्न हैं वो आपके पेपर में 4 अंक के आएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी आपको 2 संधि पढ़नी है। प्रथम है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरे वर्ण का परिवर्तन। दूसरी संधि है वर्गीय प्रथम वर्णस्य वर्गीय पंचम वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण का परिवर्तन। तो ये 2 संधि व्यंजन संधि है। उसके बाद विसर्ग संधि आपको पढ़नी है। विसर्गस्य उत्तम रत्तम विसर्गलोपः विसर्गस्थ स्थाने सा, यानी विसर्ग को ऊ हो जाना, विसर्ग के स्थान पे रा का आदेश, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग के स्थान पे सा का आदेश। तो ये इतनी संधियां कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में हैं और संधि के प्रश्न आपके पेपर में 4 अंक के आते हैं। बोर्ड की परीक्षा में, प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, सभी में 5 क्वेश्चन रहते हैं संधि के। 5 में से बच्चों आपको 4 करने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो फटाफट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। कुल व्यंजन होते हैं 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33। 33 में भी व्यंजन के 2 विभाग हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन्हीं 5 वर्गों को संक्षेप में हम कहते हैं कुचुटुतुपु। क्या कहते हैं? पुनः सुनिए, कुचुटुतुपु। कु का मतलब का वर्ग। उसके बाद ये अवर्गीय व्यंजन है, अंतस्थ और ऊष्म। अगर आप इन व्यंजनों की परिभाषा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बाल पे क्लिक करके हमने संस्कृत वर्णमाला का एक वीडियो बनाया है, आप वहां स्वर व्यंजन सब की परिभाषा जान सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं संधि की। तो आपकी पहली संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी पहला नियम है वर्गीय प्रथम वर्णस्य वर्गीय तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरे वर्ण का परिवर्तन। बच्चों, अगर ये नियम आपको याद रहेगा कि प्रथम के स्थान पर तृतीय करना है, तभी आप सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस संधि का क्या नाम है? जसत्व संधि। बच्चों, आपने 9वीं कक्षा में भी संधि को पढ़ा होगा, क्योंकि 9वीं के पाठ्यक्रम में जसत्व संधि है। अगर कोई पूछे इस संधि का क्या नाम है, तो इस संधि का नाम है जसत्व संधि, क्योंकि इसमें जस का आदेश हो जाता है। जस क्या है? सभी वर्गों के तीसरे वर्ण को जस कहते हैं। जस एक प्रत्याहार है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए तालिका ले आए हैं। जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इसमें प्रथम वर्ण कौन है? ये देखिए, का, च, ट, ता, पा। ये कौन से वर्ण हैं? सभी वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। और ये सभी वर्गों के तृतीय वर्ण हैं, ग, ज, ड, द, ब। और ये सभी वर्गों के पंचम वर्ण हैं, अंग, इय, ड़, न, म। तो इस संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वर्ग के प्रथम के स्थान पर तीसरे का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरे वर्ण का परिवर्तन। अब कोई बच्चा पूछे सर जी नियम क्या है? तो देखो बच्चों, इस संधि की परिभाषा है यदि पद के अंत में स्थित वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन, और व्यंजन में भी वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य, व, र, ल, ह, इनमें से कोई वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। परिभाषा को ध्यान से समझिएगा कि प्रथम के स्थान पे तीसरा होगा, लेकिन कौन सा तीसरा होगा? उसी वर्ग का। जैसे देखो, यहाँ पे प्रथम वर्ग है का वर्ग। अब का वर्ग का प्रथम वर्ण है का, तो इसके स्थान पे जो तीसरा वर्ण होगा वह होगा गा। समझ गए? नहीं समझे? पुनः समझिए। जैसे चा वर्ग का प्रथम वर्ण है चा, अब इसके स्थान पे जो तीसरा वर्ण होगा वो क्या होगा? जा। इसी तरह से टा के स्थान पे
डा, ता के स्थान पर दा, पा के स्थान पर बा। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब उदाहरण के द्वारा हम इस नियम को सिद्ध करेंगे कि कैसे प्रथम के स्थान पर तीसरे का आदेश हो रहा है। तो ये देखिए उदाहरण आगे। पहला उदाहरण है वाक प्लस ईसाह। अब देखो बच्चों, नियम देखिए, परिभाषा में लिखा था ना पद के अंत में स्थित, तो यहाँ पे वाक जो है एक पद है। क्या है? पद। और उसके अंत में है का। उसके बाद है ईसाह। अब ईसाह का प्रथम वर्ण है बड़ी ई, यानी का के बाद क्या आया? बड़ी ई। अब का के स्थान पे आपको गा करना है, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना है नियम के अनुसार। नियम बिल्कुल समझिए, का के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण गा करना है। तो गा जो आएगा, क्योंकि का हलंत है यानी आधा है, तो इसके स्थान पे जो गा आएगा वो भी हलंत अर्थात आधा आएगा। तो जो बाद वाला स्वर है यानी बड़ी ई है, वह गा के ऊपर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वागीसह। समझ में आया? बहुत अच्छे। दूसरा उदाहरण है आपका दिक प्लस गजह। अब यहाँ भी दिक इस शब्द का अंतिम वर्ण है का, उसके बाद है गा। अब गा क्या है? का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इस का के स्थान पे भी इसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी गा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि पहले उदाहरण में वाक के बाद ईसा था, तो जो बड़ी ई थी वो मात्रा के रूप में गा पे लग गई, लेकिन यहाँ का के बाद गा है, तो जो का के स्थान पे गा आदेश होगा वह आधा होगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, दिग्गजः। क्या लिखेंगे? दिग्गजः। समझ में आ गया ना? दोनों में यही अंतर है। यहाँ वाक प्लस ईसा, तो का के बाद बड़ी ई है, तो बड़ी ई गा के ऊपर लग गई, इसलिए वागीसा बन गया। अब यहाँ दिग के बाद गजह है, बाद में कोई स्वर नहीं था, इसलिए जो का के स्थान पे गा का आदेश हुआ वह आधा है। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अगला उदाहरण है आपका अच प्लस अंतः। अब इसका प्रथम पद है अच और उसका अंतिम वर्ण है चा, उसके बाद है आ यानी स्वर है, तो अब चा के स्थान पे इसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। तो बताइए चा के स्थान पे क्या हो जाएगा? बहुत सही, जा हो जाएगा। तो हमारा पद क्या बनेगा? अजंता। अब कोई बच्चा कहे सर जी यहाँ जा पूरा कैसे हो गया? तो पूरा ऐसे हो गया, चा के स्थान पे जा हुआ, जो अंतः का आ था वो जा में लग गया, तो क्या बन गया? अजंता। अगला उदाहरण है सट प्लस आननः। अब सट ये प्रथम पद है, उसका अंतिम वर्ण है टा, और उसके बाद आननः का प्रथम वर्ण है आ। तो यहाँ टा के स्थान पे टा वर्ग का तीसरा वर्ण, तो बताइए टा के स्थान पे तीसरा वर्ण क्या होगा? टा ठ डा यानी डा हो जाएगा। तो हमारा जो पद बनेगा वो क्या बनेगा? षडाननः। षट मतलब होता है छा और आनन माने होता है मुख, तो षडानन कहते हैं कार्तिकेय को, क्योंकि कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। अगला उदाहरण है जगत प्लस ईसाह। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जगत एक पद है, उसका अंतिम वर्ण है ता, तो इस ता के स्थान पे ता वर्ग का तीसरा वर्ण यानी त थ द। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम ये तालिका आपके बगल में लाए हैं, जिससे आप समझते चलो कि पहले के स्थान पे तीसरा कैसे हो रहा है। तो जगत के स्थान पे जगत का जो ता है उसके स्थान पे दा होगा, तो मिल करके क्या बनेगा? जगदीशाह। जो बाद वाली ई थी वो दा पे लग गई। अगला उदाहरण है सुप प्लस अंतः। अब यहाँ सुप में अंतिम वर्ण है पा, तो पा के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लाएंगे, तो क्या बन जाएगा? पा फ बा। समझ गए ना? तो मिल करके क्या बनेगा? सुबंतः। ये तो थे संधि वाले प्रश्न, यानी जो आपके पेपर में संधि भी आती है, विच्छेद भी आता है। तो मान लो इसी नियम का विच्छेद करने के लिए आ गया, तो वो आप कैसे करोगे? तो देखिए, अगर संधि वाले पद आते हैं और विच्छेद करने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो बस बच्चों ध्यान दो, जो हमने ये तीर को इधर घुमाया था, इस तीर को इधर घुमा देंगे, यानी तीसरे के स्थान पे प्रथम का आदेश कर देंगे। देखिए तीर कैसे घूमती है, यानी गा के स्थान पे का हो जाएगा, जा के स्थान पे चा हो जाएगा। जब हम विच्छेद करेंगे, विच्छेद समझते हो ना? संधि विच्छेद। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है
अचिराद एव। अब अचिराद एव, अब इसमें तीसरा वर्ड क्या है, दा। तो दा के स्थान पे ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता। और एव जो इसमें मात्रा लगी है, ध्यान से देखिए, दा में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है। तो ए को अलग कर देंगे और ता को हलंत लिखेंगे। इस तरह से देखिए क्या लिखेंगे, अचिरात प्लस एव। बच्चों ये पिछली बार बोर्ड के पेपर में आया था, इसको नोट करते चलिए। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं ना, बोर्ड के पेपर से ही लिए गए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करते चलिए। तो अचिराद एव का विच्छेद हो जाएगा अचिरात एव। दूसरा है नगरात बहुदूरम। अब यहाँ नगरात, इसके अंत में है दा। अब दा का परिवर्तन किस में करेंगे, इसी वर्ग के प्रथम वर्ण में, यानी हम विच्छेद कर रहे हैं। संधि में हमने क्या किया था, प्रथम वर्ण को तीसरे में बदला था, लेकिन विच्छेद में क्या करेंगे, तीसरे को पहले में बदलेंगे। यही ध्यान रखना, संधि में पहले को तीसरा और विच्छेद में तीसरे को पहला, यानी उसी को उलट देंगे। तो क्या बन जाएगा, नगरात बहुदूरम। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। अगला उदाहरण है तदेव। अब इसका विच्छेद क्या बनेगा बच्चों बताओ, तत् प्लस एव। अगला है चलद अनिसम, तो इसका विच्छेद बनेगा चलत प्लस अनिसम। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो बच्चों आपकी दूसरी व्यंजन संधि है वर्गीय प्रथम वर्णस्य वर्गीय पंचम वर्णे परिवर्तनम, और इस संधि का नाम है अनुनासिक संधि। क्या नाम है, अनुनासिक संधि। इस संधि में वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण का आदेश करना है। तो ये देखिए हम आपके लिए तालिका ले आए। यहाँ पे प्रथम वर्ण है क च ट त फ, और पंचम वर्ण है अंगा इया ड़ न मा। समझ गए ना, यानी क के स्थान पे अंगा को करना है, च के स्थान पे इया को करना है, ट के स्थान पर ड़ा को करना है, ता के स्थान पे ना को करना है, पा के स्थान पर माँ को करना है। यानी पहले के स्थान पे पांचवे को करना है। अब कब करेंगे, तो ये देखिए परिभाषा, यदि पद के अंत में स्थित वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण। अब बच्चों अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, जो ये पांचवे वर्ण है ना सभी वर्गों के, इन्हीं का नाम है अनुनासिक वर्ण। अब कोई बच्चा कहे सर जी ये अनुनासिक वर्ण इन्हें क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यह है कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राण वायु मुख के साथ साथ नासिका अर्थात नाक से भी निकलती है, इसीलिए इन पांच वर्णों का नाम अनुनासिक वर्ण है। तो किसी भी पद के अंत में स्थित वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण होगा तो प्रथम वर्ण के स्थान पर भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अब इस नियम को बच्चों उदाहरण के द्वारा मजबूत करिए। प्रथम उदाहरण है स्यात ना। अब यहाँ देखिए स्यात क्या है, प्रथम पद है, पद मतलब शब्द है, और उसके अंत में है ता। ता क्या है, ता वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद है ना, तो ना पंचम वर्ण है, तो ता के स्थान पे इसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ता वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, ता थ द ध ना, तो ता के स्थान पे न हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श्याना। क्या बन गया बच्चों, श्याना। दूसरा उदाहरण है अस्मात नगरात। अब यहाँ भी ता के बाद न है, तो ता के स्थान पे ता वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात न हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अस्मान नगरात। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये आपके प्रथम पाठ के दोनों उदाहरण हैं। जो पहला पाठ है आपका सूच्य पर्यावरणम, उसी पाठ के उदाहरण हैं, ये मिड टर्म में आए भी थे। अगला उदाहरण है वाक प्लस मयम। अब यहाँ पर देखिए वाक एक पद है अर्थात शब्द है, और उसके अंत में है का, उसके बाद है माँ। माँ क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तो का के स्थान पे का वर्ग का पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण क्या है, अंगा खाली, तो का के स्थान पे अंगा हो जाएगा और आपका पद बनेगा वांगमयम। समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। अगला उदाहरण है बच्चों आपका स्यात प्लस में।
अब यहाँ ता के बाद माँ है तो ता के स्थान पर ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना। और आपका पद बनेगा शान में। अगला उदाहरण है जीवत प्लस मरणम। ता के बाद माँ है तो ता के स्थान पर ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीवन मरणम। अगला उदाहरण है धिक प्लस माम। ये किस पाठ का उदाहरण है बच्चों, जो आपका शिशुलालनम वाला पाठ है, जिसमें रामचंद्र जी और लवकुश की मुलाकात होती है, ये उस पाठ का उदाहरण है। तो यहाँ धिक इस शब्द के अंत में क्या है, का, और का के बाद क्या है, माँ, तो का के स्थान पे अंगा हो जाएगा और आपका पद बनेगा धिंग माम। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। ये तो था संधि का उदाहरण। अब विच्छेद का उदाहरण, तो विच्छेद में हम क्या करेंगे, पंचम के स्थान पर प्रथम कर देंगे, जैसे भी हमने जशत संधि में किया था, सेम नियम इधर भी करेंगे। संधि में हमने किया क्या कि पहले के स्थान पे पांचवें को कर दिया, तो विच्छेद में क्या करेंगे, पांचवें के स्थान पर पहले को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण दिया गया है चिन्ह मात्रम, तो चिन्ह मात्रम यानी ना है तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, न जो है ता वर्ग का पंचम वर्ण है, इसका प्रथम वर्ण होगा ता, तो विच्छेद में क्या लिखेंगे, चित प्लस मात्रम। समझ में आ रहा है ना, जो ये तीर इधर को थी उसी तीर को हमने घुमा करके इधर को कर दिया, यानी पंचम के स्थान पर प्रथम को कर दिया, तो विच्छेद में क्या लिखेंगे, चित प्लस मात्रम। दूसरा उदाहरण है यन मानुसात। यन मानुसात, तो यहाँ भी यन में न है तो न के स्थान पे ता हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यत मानुसात। अगला उदाहरण है सम्यक नेता। अब यहाँ भी सम्यक में अंगा है तो अंगा के स्थान पे का हो जाएगा, क्योंकि अंगा जो है ये का वर्ग का पंचम वर्ण है, तो अंगा के स्थान पे का हो जाएगा, तो विच्छेद होगा आपका सम्यक प्लस नेता। अगला उदाहरण है तन्मयम। अब यहाँ तन में ना है तो ना के स्थान पे ता हो जाएगा, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो विच्छेद होगा आपका तत् प्लस मयम। समझ गए ना, यही दो व्यंजन संधि आपको पढ़नी है। व्यंजन संधि पढ़नी है आपको और विसर्ग संधि पढ़नी है। तो बच्चों विसर्ग संधि को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, यानी एपिसोड 2 में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।